हमने काफ़ी सारे टेस्ट पहले से परफॉर्म किए हैं। मैंने आपको बताया था कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर बेसिकली हमारे पास अलग-अलग टेस्ट होते हैं, डिपेंड करता है ऑन योर डेटा कि किस टाइप का डेटा है या किस चीज़ की आपने बेसिकली कंक्लूजन निकालनी है। अभी तक जो आप लोगों ने 2 टेस्ट पढ़े थे, वो दोनों टेस्ट जो ज़ेड टेस्ट और टी टेस्ट था, वो क्या कर रहा था, किसी कंक्लूजन निकाल रहा था? मीन की, मतलब आपके एवरेज ऑफ पॉपुलेशन की कंक्लूजन निकाल रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एवरेज पॉपुलेशन एक है, हमें सैंपल के थ्रू प्रूव करना है कि क्या हमारी पॉपुलेशन की एवरेज वही होगी जो हमारे बेसिकली सैंपल की एवरेज है। फॉर दैट वी आर परफॉर्मिंग 2 टेस्ट व्हिच इज बेसिकली टी टेस्ट और जेड टेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं chi square टेस्ट। Now this chi-square test is basically the chi-square test is a statistical hypothesis test used to determine whether there is a significant difference between the observed frequency and the expected frequency, or you can say theoretical or predicted data. It's mainly used for categorical data. इसकी एक और डेफिनेशन मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ जो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगी, थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। Which is the chi-square test for the goodness of fit that claims about population proportion, which you can say categorical data. Now, what does this say? The chi-square test for the goodness of fit that claims about population proportion. अच्छा, population proportion क्या होता है वो हम थोड़ी देर में सीखते हैं। population proportion, लेकिन सीखने का मकसद आप लोगों को पहले भी पता है proportion का मतलब क्या होता है। आप लोग पहले proportion निकालते थे, कभी निकाला है? कैसे निकालते हैं? नहीं, proportion हमने कभी पहले किसी फंक्शन के थ्रू निकाला है? रेशो प्रोपोर्शन कैसे निकालते थे? नहीं, रिमेंबर, याद है कि एक था काउंट वैल्यूज। काउंट वैल्यूज के अंदर हम क्या करते थे? वैल्यू काउंट वैल्यू था आपके डेटा फ्रेम का, लेकिन उसी काउंट वैल्यू के अंदर अगर मैं नॉर्मलाइज ऑन कर दूं तो क्या होगा? बेसिकली आपको प्रोपोर्शन दिखाएगा कि कितना पोर्शन हमारा किस डेटा से रिलेट करता है या किस टाइप से रिलेट करता है या किस लेवल से रिलेट करता है, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास दो किस्म, एक फॉर एग्जांपल आप रोलिंग डाई की बात करें, ठीक है। रोलिंग डाई के अंदर हमारे पास कितना होता है, क्या कहते हैं, ओके, आउटकम्स कितने आ सकते हैं? 6। कौन सा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपके पास 6 आउटकम्स आ सकते हैं। अगर मैं एक रोल डाई को रोल करूं तो इन सब की मुझे फ्रीक्वेंसी बताएं, या फिर आप बोल सकते हैं प्रोपोर्शन या प्रोबेबिलिटी बताएं, तो क्या होगी? 1 की क्या होगी? 1/6। 2 की क्या होगी? 1/6। 3 की क्या होगी? 1/6। 4 की क्या होगी? 1/6। 5 की क्या होगी? 1/6। और 6 की भी क्या है? 1/6। ना अगर आप 1/6 की बात करते हैं, उसको आप कैलकुलेट करो। 1/6 मतलब निकाले ना, अगर आप वैसे निकालने कैलकुलेटर के थ्रू। 1/6 का मतलब क्या होता है? 0.16। तो हमारे पास प्रोपोर्शन क्या बन जाएगी इसकी? 0.16। इसकी क्या है? 0.16।
16, इसकी भी क्या है 0.16, इसकी भी क्या है। इस तरीके से आपकी बेसिकली प्रोपोर्शंस तैयार हुआ। दीज आर दी प्रोपोर्शंस। अब इन प्रोपोर्शन का हमें कंक्लूजन निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले देखते हैं कि हमें जरूरत क्या क्या है chi स्क्वायर के लिए, किस तरह के chi स्क्वायर टेस्ट होता है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ chi स्क्वायर टेस्ट। एक होता है आपका फॉर द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, दूसरा होता है आपका फॉर द टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इन द गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट checks if a single category variable follows a specified distribution। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने अभी बात की इसकी रोलिंग या डाइस की, आपके पास एक्सपेक्टेड, आप क्या कह रहे हो, एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है जब आप एक डाई को रोल करते हो तो आपके पास एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए, ये सारी की सारी एक्सपेक्टेशन, ये हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेशन है कि भाई हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आना चाहिए। अब वही रोलिंग का डाई मैं 10 बार चलाता हूँ, 10 बार आपने 10 बार जब आप चलाओगे तो टोटल आपके पास फॉर एग्जांपल ये 10 बार आपने रोलिंग का डाइस किया तो 10 बार आपके पास ये आ जाएगा। अब उसकी आप निकालो प्रोपोर्शन, तो वो क्या होगा, हर तब अगेन हर आउटकम की सेम आनी चाहिए। ठीक है, इतनी आनी चाहिए, वो भी 1/6 के बराबर हो, 0.16 के बराबर ही हो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने रोल डाइस किया और आपके पास पहले दफा आया, या फिर मैं यहाँ पे एक वो लिख देता हूँ कि भाई आपके पास 10 में से 3 बार आया है 1। ठीक है, 1 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया। जो आपका 2 था वो आ गया 6 टाइम्स, और जो आपका 3 था वो आ गया 1 टाइम, और जो आपका 6 था वो आ गया, कितने बचे बाकी, 2 बचे, पूरे हो गए। ठीक है, अब बाकी तो आए नहीं। ठीक, अब क्या ये जो हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है यहाँ पर जो हमारा डाइस है वो फेयर है, क्या ये फेयर है डाइस, नो। क्यों, क्योंकि ये बायस है, क्या कर रहा है, ये आपके पास जो 2 है वो ज्यादा दफा। ठीक है, अब हमें ये चेक किया तो नजर तो आ रहा है, ठीक है आप कह रहे हो सर हमें तो नजर आ रहा है कि ये बायस नहीं है, क्या ये हमारे एक्सपेक्टेड के बराबर है, नहीं, एक्सपेक्टेशन से तो ज्यादा है, दिख तो रहा है, लेकिन इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे। टेस्ट करने के लिए हमारे पास होता है chi स्क्वायर टेस्ट। यूजिंग chi स्क्वायर टेस्ट वी कैन टेस्ट दैट कि हमारी जो प्रोपोर्शन आ रही है वो हमारे एक्सपेक्टेड के बराबर है कि नहीं। एग्जाम्पल, does the distribution of students favorite subject, for example math, science and English, तो इसकी प्रोपोर्शन क्या होनी चाहिए, 1/3। वेरी गुड, मैच द एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन, क्या किसमें कितनों ने किसमें ज्यादा मार्क्स लिए। अब वैसे अगर देखा जाए तो हम नॉर्मली कहेंगे कि भाई तीनों में बराबर होना चाहिए, तो अब वो बराबर है कि नहीं है एक्सपेक्टेड, वो देखेंगे आगे कैसे परफॉर्म किया जाए। दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हम सारा अप्लाई करते हैं। एक बात याद रखिएगा कि हमें किस चीज की जरूर लाजमी पड़ेगी, which is these are the steps to find the chi square test। अब यहाँ पे स्टेप्स में आप फर्स्ट स्टेप देख लो क्या है, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस और यू कैन से डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सपेक्टेड। No significant different distribution is expected, variables are independent। There is a significant difference, मतलब यहाँ पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम, मैंने क्या कहा था जब आप रोलिंग डाइस की बात कर रहे हो, जितने भी आपके पास आउटकम थे सबका प्रोपोर्शन सेम था, कोई डिफरेंस नहीं था। ठीक है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस ये होगी कि हमें चेक करना है कि सबकी जो प्रोबेबिलिटी है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है या प्रोपोर्शन है वो सबका सेम होना चाहिए। लेकिन अगर सब में से कोई एक भी चेंज हो जाता है तो उसका मतलब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये सही है ना यार, इसमें बड़ा फायदा होगा पेन वाला सिस्टम, हाँ या नहीं।
अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 कलर्स ऑफ बाइक्स, ठीक है, हमारे पास 3 कलर के बाइक्स हैं। एक हमारे पास है येलो बाइक, अरे ये क्या हो गया, एक हमारे पास है ऑरेंज बाइक, ठीक है, दूसरी हमारे पास है ब्लू बाइक, ठीक है, और तीसरी हमारे पास क्या है, रेड बाइक। अब हमारे पास टोटल 3 बाइक्स अवेलेबल हैं। नाउ द क्वेश्चन इज के देयर आर, यू कैन से देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ मेल हु लाइक्स डिफरेंट कलर ऑफ बाइक्स, ठीक है। सवाल क्या है कि एक हमारे पास मेल्स की पॉपुलेशन है जिनको अलग अलग कलर की बाइक्स पसंद आती हैं, सही है। अब इसका अगर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास, आप थ्योरेटिकल भी कह सकते हो, हम इसको कहते हैं थ्योरेटिकली अगर आप इसका प्रोपोर्शन निकालोगे तो जो पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा, 1/3, 1/3 and 1/3, मतलब 1/3 of the population likes orange bike, 1/3 of the population likes blue bike, 1/3 of the population likes red bike। This is the theoretical assumption या फिर theoretical expectation और you can say theoretical proportion। अब आते हैं हमारे सैंपल के बाद। सैंपल के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि भाई हमारे पास है कोई 22 और ये हो गए 17 उठा लिए इसने और ये है 59। क्या ये हमारा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, पता नहीं, लेट्स सी डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है भी कि नहीं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम चेक करेंगे हमारा काय स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट, तो ये चेक करेगा कि हमारा ये काय स्क्वायर टेस्ट बताएगा हमें कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन सही से है या नहीं, फेयर है या नहीं। अब इसके लिए हम बेसिकली परफॉर्म करते हैं, क्या करेंगे हम यहाँ पर। अब आपके पास ये क्या होता है, इसको जो हम कहते हैं दिस इज दी, ये आप कह सकते हो, इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड। ये क्या है यार, जाहिर सी बात है सीखने में टाइम नहीं है इसको पेन चलाने में। These are the expected and these are the observed। क्या करूं, कौन सा फील्ड, ये ऐसे जैसे जाहिर सी बात है टाइम से लगेगा सीखने। दिस इज दी ऑब्जर्व, These are the observed values, ठीक है। इन observed values से हमें ये चेक करना है कि ये कितने, अब इसको अगर टोटल करो तो कितना टोटल हो जाएगा, टोटल करना है इसको, क्या बन रहा है 90, ये हमारे पास टोटल कितने 98, ठीक है। अगर 98 का ही ले लेते हैं, ठीक है, 98 के हिसाब से थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होनी चाहिए, टोटल है 98, तो 1/3 आपके पास हो जाएगा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये आ गया 98 डिवाइडेड बाय करो उसको 3 से, क्या बनता है 32 लगा लेते हैं, ठीक है। 32 लाइक्स ये किसके लिए होता है, ये आपका हो जाएगा ऑरेंज बाइक के लिए। फिर दूसरा 32 आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपके ब्लू बाइक के लिए, और तीसरा जो हमारे पास 32 हो जाएगा हमारा
100 के लिए। अब आप इस एक्सपेक्टेड, अब दीज आर दी एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये क्या था, ये प्रोपोर्शन था, दीज आर दी एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब आपने ये चेक करना है कि क्या हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज और ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दोनों सेम है या नहीं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कंप्लीट डिफरेंस है, बहुत बड़ा नंबर, ठीक है, पर ये आपको नजर तो आ रहा है, लेकिन हम इसको ऐड नहीं कह सकते जब तक हम इसको टेस्ट नहीं करते। बात आपकी सही है कि सर यहाँ पर ये सीधा सीधा बता रहा है कि जो हमारा सैंपल है वो एक्सपेक्टेड से मैच नहीं करता। दैट्स ग्रेट, आपको समझ आ रहा है, लेकिन इसको हमने टेस्ट करना है। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लिख देता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लेते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है जो हमने यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है कि इन 2010 census was done, or census of the small city where weight of individuals were as follows। ठीक है, हम यहाँ पर एक लाइन कर लेते हैं। क्या था कि फॉर एग्जांपल जो 2010 के अंदर एक सेंसस हुआ था जिसके अंदर हमने सबका वेट चेक किया था ऑफ स्मॉल सिटी, जिसके अंदर जो लेस देन 50 केजी था वो कितने लोग थे, 20% ऑफ द पॉपुलेशन था, ठीक है। जो 50 से 75 के दरमियान थे वो थे हमारे 30% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। और जो ग्रेटर देन 75 थे वो थे हमारे 50%। अब ये एक अजम्पशन है, ठीक है, अज्यूम कर लिया हम। ये हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर हम इसको डिजाइन कर लेते हैं हमारे पास यहीं पर ही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो एक्सपेक्ट थ्योरी है, थ्योरी क्या है, दिस इज द थ्योरी। थ्योरी के अंदर हमने लिखा कि भाई जो हमारे पास 20% परसेंटेज थी वो क्या थी, लेस देन 50 केजी, और जो हमारी 30% थी वो थी 50 से 75 के दरमियान, और बाकी की जो हमारी 50% थी वो थी ग्रेटर देन 75 के दरमियान। दिस इज दी थ्योरेटिकल, ठीक है। अब इसने क्या किया, इन 2020 के अंदर, इन 2025 लगा लेते हैं, ठीक है। इन 2025 एजेस ऑफ 500 individuals check and the sample was, और सैंपल क्या था हमारा कि जो हमारे लेस देन 50 वाले थे वो थे टोटल फॉर एग्जांपल 140, और जो हमारे 50 से 75 के दरमियान थे वो थे हमारे तकरीबन 160, और बाकी जो हमारे ग्रेटर देन 75 वाले थे वो थे 200। अब ये ऑब्जर्वेशन है, दिस इज दी
ऑब्जर्वेशन। अब हमारे पास क्या हुआ कि हमने कुछ चीजें यहाँ पर बना ली। एक हमने क्वेश्चन बनाया कि 2010 के अंदर सेंसस किया गया, 2025 में सेंसस नहीं हुआ है। हमें कंक्लूजन करना है कि इन 15 सालों में क्या चेंजेस आई है, क्या वेट में चेंजेस आई हैं लोगों के कि नहीं आई, सेम है। अब इसके ऊपर आप कौन सा टेस्ट अप्लाई कर सकते हो? क्या यहाँ पर आप जेड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो? जेड टेस्ट परफॉर्म हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ के पास, इनके पास कोई मीन है, एवरेज बताया इसने, पॉपुलेशन का एवरेज बताया इसने? जब पॉपुलेशन का एवरेज नहीं पता तो टी टेस्ट कैसे परफॉर्म करोगे? और पॉपुलेशन का एवरेज भी अगर मालूम भी होता तो यहाँ पर डेटा हमारा 15 साल पुराना है। हमें कंक्लूजन, अजम्पशन बनानी है कि इस अभी जो हमारे पास सैंपल है, इस सैंपल के हिसाब से कि अभी भी हमारी जो थ्योरी है वो यही कहलाती है कि नहीं कहलाती। अगर यही है तो फिर हम चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? वापस आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने डिजाइन कर लेते हैं। ये आपके पास थ्योरेटिकल परसेंटेज आ गई। यहीं पर ही मैं ऑब्जर्व वैल्यूज भी लिख देता हूं, ठीक है। दीज आर दी ऑब्जर्व वैल्यू, ठीक है। ऑब्जर्व के अंदर हमारे पास जो 50 वाले हैं, लेस देन 50 वाले हैं, वो कितने हैं? 140। और यहाँ पर 50 से लेकर 75 वाले हैं, वो कितने हैं? 160। और जो 75 से ज्यादा हैं, ग्रेटर देन 75, वो कितने? 200। अब क्या ये से मैच करता है कि नहीं करता? हमें तो नहीं समझ आ रहा, क्यों? क्योंकि वो तो परसेंटेज के ऊपर लिखा हुआ है। अब इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं हमारे वैल्यूज के हिसाब से। अब वैल्यूज के हिसाब से कन्वर्ट कैसे करना है? आप क्या करो, जो आपने बेसिकली यहाँ पर n लिया, n क्या था हमारा टोटल? 500, ऐसे ही था। तो n क्या है हमारा? 500 के हिसाब से अगर आप निकालते हो 20%, तो 20% क्या होगा? एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। दिस इज द थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको हमने क्या किया, यहाँ पर इसको कन्वर्ट करते हैं। अब इसके हिसाब से जो हमारा लेस देन 50 वाला है, तो वो क्या होना चाहिए? 20% है ना, तो 20% को कैसे निकालेंगे? 100 तो होगा, लेकिन निकालेंगे कैसे? मल्टीप्लाई बाय 20? नहीं नहीं, गलत बता रहे हो। कैसे होगा, वही तो पूछ रहा हूँ। किसी कहानी है, दोनों गलत बता। ये देखो, बहुत आसान है। 0.20 बोल सकते हैं हम उसको, बोल सकते हैं। इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 500 से, तो आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा 100। सिंपल, ठीक है। इतना लंबा करने की क्या जरूरत है? आप देखो यहाँ पे 50 माइनस 75, इसका 50 और 75 के दरमियान के जो लोग हैं उसकी परसेंटेज क्या है? 30। तो ये क्या हो जाएगा? 0.30 मल्टीप्लाई बाय 500, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 150। 150 आएगा ना, ध्यान देखो जाके। ग्रेटर देन 75 की बात करते हैं, ठीक है सर। ग्रेटर देन 75 आपका हो जाएगा कितना? ये 50% है, तो 0.50 मल्टीप्लाई बाय 500, तो ये आपका हो जाएगा 250। अब हमें ये कंपेयर करनी, ये हो गई हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यूज। ये क्या थी? एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन। ये क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड दोनों को मैं एक साथ रख लेता हूं ताकि हमें समझ में आ जाए। These are the observed, ठीक है।
ये ऑब्जर्व हो गया, और ये हमारा हो गया एक्सपेक्टेड। अब एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व के दरमियान हमें चेक करना है कि क्या हमारा ऑब्जर्व वैल्यू सेम है। अब आप यहाँ पे वैसे ही ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई यहाँ पर आपके पास 100 है, ये 140 है, ये आपके पास 150 होना चाहिए था 2010 के हिसाब से, लेकिन अभी क्या है 160। 2010 के हिसाब से ये होना चाहिए था 250 और अभी क्या है 200। सो देयर इज अ डिफरेंस। अब इसको टेस्ट करें। टेस्ट करने के लिए हम यूज करेंगे काय स्क्वायर टेस्ट। अब काय स्क्वायर टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला निकालने से पहले कुछ यहाँ पर चीजें लिख लेते हैं जो हमारी बेसिकली क्या होंगी, डेटा पॉइंट्स होंगे या डेटा होगा। अब डेटा के अंदर हमने एक चीज याद रखनी है, सबसे पहले आप लिखते हो सिग्निफिकेंस लेवल। तो आपका सिग्निफिकेंस लेवल है वो कितना है 0 सिग्निफिकेंट लेवल बताओ कितना रखते हैं हम 0.05। ठीक है 0.05। तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा 0.95। ठीक है। आप आ जाते हैं हमें इस चीज पे कि अब हमें निकालना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप सबको पता है क्या है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला इसका लिख देता हूँ, उसको हम कहते हैं k-1। अब ये k इज नथिंग बट दी प्रोपोर्शंस। कितने हैं ये 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 - 1 which is equal to 2। सिंपल इज दैट। इससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं हमारे काय स्क्वायर टेस्ट की। एक बात याद रखिएगा, जिस तरह आपने Z टेस्ट पे काम किया, T टेस्ट पे काम किया, Z टेस्ट के अंदर जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, ऐसे ही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन याद है ना? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती थी? ऐसे होती थी, इसको होती नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जब आप काय स्क्वायर टेस्ट की बात करोगे तो यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, यहाँ पर हम बोलते हैं काय डिस्ट्रीब्यूशन। आप कह सकते हो काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके की होती है, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड होती है। अब यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि सर आपने Z टेस्ट परफॉर्म किया, T टेस्ट परफॉर्म किया, 2 टेल टेस्ट था, 2 टेल्स होते थे, एक इधर का एक इधर का, लेफ्ट का राइट का। यहाँ पर आपने तो टेल ही एक बनाया है, तो काय स्क्वायर टेस्ट के अंदर ओनली 1 टेल होता है, ये याद रखिएगा। अब ये 1 टेल आपका क्या हो जाएगा, ये एरिया। इस कंप्लीट एरिया इज बेसिकली योर रिजेक्शन एरिया, या फिर आप कह सकते हैं कितना है 0.05। हाँ ये पॉजिटिव भी होगा, ये पॉजिटिव भी होगा, ठीक है। और इसमें हम इसको क्या कहते हैं, ये कौन सा एरिया है रिजेक्शन एरिया, ठीक है। और ये जो आपके पास एरिया होगा ये कौन सा एरिया है, दिस इज दी एक्सेप्टेंस एरिया, ठीक है। अब इस एक्सेप्टेंस में हमें देखना है कि हमारा यहाँ पर डेटा आता है कि या फिर यहाँ पर डेटा आता है, इसको चेक करने के लिए उसके लिए हम जाएंगे डायरेक्ट हमारे काय स्क्वायर टेबल के अंदर। अब काय स्क्वायर टेबल के अंदर हमें कुछ चीजें देखनी है। क्या चीजें देखनी है? सबसे पहले हम देखेंगे हमारा सिग्निफिकेंट लेवल। वो सिग्निफिकेंट लेवल आपका क्या है, यहाँ पर 0.50 नजर आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था हमारा 2 था, तो ये आपका 2 का है, ये रहा 2। 2 के हिसाब से आपके पास ये आ जाता है 5.991, ठीक है 5.991। तो इसका मतलब हमारी क्रिटिकल पॉइंट जो आपका ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, क्या ये 5.991। अब कंक्लूजन क्या आया कि अगर हमारा काय स्क्वायर टेस्ट 5.991 से ज्यादा है वी विल रिजेक्ट अदर हाइपोथेसिस। अगर हमारा
का स्क्वायर टेस्ट 5.99 से कम है, वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस। ये हमें चेक करना, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं का स्क्वायर फॉर्मूला। का स्क्वायर फॉर्मूला आपको नजर आएगा, ये रहा। व्हाट डज इट सेज, क्या फॉर्मूला है जरा आप इसमें देख सकते हो। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्व्ड आई माइनस एक्सपेक्टेड आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आई। अगर हम अपने इस डेटा टेबल के हिसाब से देखें तो यहां पर अगर आप देखते हो इस पूरे को, मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। थोड़ा सा छोटा, ठीक है। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे फॉर्मूला के हिसाब से क्या था, फॉर्मूला सम ऑफ ऑब्जर्व्ड आई माइनस एक्सपेक्टेड आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। इसके अंदर अब आप पुट करते जाओ। तो सबसे पहले आपका ऑब्जर्व, पहला ऑब्जर्व क्या है, ऑब्जर्व, हाँ पहला क्या है 140 माइनस एक्सपेक्टेड क्या है उसका 100 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड क्या है 100 प्लस, फिर आ जाते हैं दूसरा कौन सा है 160 माइनस 150 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 150, फिर प्लस कर दो। और तीसरा क्या है आपका 200 माइनस 250 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 250। अच्छा, अब यहां पर आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि हमने स्क्वायर क्यों लगाया, आई समझ क्यों। जो नेगेटिव आंसर होगा वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस का 50 आ रहा है, इसको अगर आप स्क्वायर से करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तभी हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो सिर्फ पॉजिटिव में होती है। अब अगर आप इसकी वैल्यू निकालो तो ये इस तरीके से बन रहा है, दोबारा देखो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 40। हाँ ठीक है, तुमने पूरा कर लिया ना, मैं वैसे करूँ 40 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका स्क्वायर हो गया। और इसमें से कितना बचा 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 150 प्लस ये कितना बचा माइनस का 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 250। इसका आप वैल्यू बता दो कितना बन रहा है, कितना बन रहा है टोटल बताओ, टोटल कितना है देख के बताओ। 26 है, तो आपके पास वैल्यू आ गई 26.6। क्या हमारा 26.6 5.99 से बड़ा है, that means we are going to reject the null hypothesis। अब यहां पर null hypothesis क्या थी इस सवाल के अंदर, सवाल में नल हाइपोथेसिस क्या थी कि जो हमारा एक्सपेक्टेड है वो बेसिकली सेम इसी प्रोपोर्शन के साथ आएगा। ये जो आपका प्रोपोर्शन है इसी प्रोपोर्शन के साथ आपको आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं आ रहा है, इसमें से कोई एक भी गलत आ रहा है तो बेसिकली वो आपका नल हाइपोथेसिस। अब हमें समझ में आ गया कि भाई नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। इसी को अब हम कोड के साथ परफॉर्म करके देखते हैं कि क्या हम अपना का स्क्वायर टेस्ट किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ये परफॉर्म करें, उसके बाद का स्क्वायर टेस्ट का एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं ताकि फिर इजीली समझ में आ जाए। इसमें कोई सवाल है तो अभी भी पूछ सकते हो, मुझे पता है थोड़ा बहुत समझ से जा रहा होगा।
पूछ लो अभी भी। एनी क्वेश्चन? जी, एक्सपेक्टेड जो आपका सवाल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर 2-3 चीजें पढ़ाई समझाई ना, 2 एग्जाम्पल समझाए। अगर हम पहले एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं, बाइक वाला, यहाँ पर आपके पास थ्योरेटिकल प्रोपोर्शन क्या थी कि भाई सबके पास बराबर होना चाहिए। 1/3 लोग जो है ना ब्लू पसंद करने चाहिए, 1/3 लोगों को ऑरेंज पसंद आना चाहिए, 1/3 लोगों को रेड पसंद आना चाहिए। लेकिन जब आपने सैंपल लिया तो इस सैंपल के अंदर लोगों को 22 लोगों को क्या पसंद आ रहा था, ये ऑरेंज वाली, 17 को ब्लू और 59 को रेड बाइक समझ में आ रही थी। अब इस प्रमोशन के हिसाब से सब 32 होने चाहिए थे, लेकिन ये थे कितने, ये ऑब्जर्व्ड है, ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक्सपेक्टेड में आपने एक चीज नोट की होगी, तीनों के तीनों बराबर है। ऑब्जर्व वाले तो आपने लोगों से पूछा ना, जितने आपने बेसिकली सैंपल कलेक्ट किया। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पूछना, बता तुम्हें कौन से कलर की बाइक पसंद आ रही है, उसको हम लिखते जाएंगे। अब आपको दिखता है कि यार ऑरेंज कोई लेगा ही नहीं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन थ्योरेटिकली तो सबको बराबर बांटना है। तो आपने देखा कि थ्योरेटिकली सारे बराबर थे, तो एक्सपेक्टेड हमारा था कि सबकी वैल्यू 32 आनी चाहिए थी। लेकिन जब आपने ऑब्जर्वेशन की तो उसमें सबकी बराबर नहीं आ रही है। दैट मींस वी आर गोइंग टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था कि सबको बराबर बाइक मिलनी चाहिए, सेम कलर सब में बांटो। लेकिन जब आपने सैंपल लिया, उसके अंदर लोगों ने ऑरेंज को फॉर एग्जाम्पल निगलेक्ट कर दिया, रेड सबसे ज्यादा लोगों ने खरीदा, फॉर एग्जाम्पल एक कह रहा हूं। तो आप इसके जरिए हमें एक कंक्लूजन करनी है कि टोटल पॉपुलेशन को क्या समझना है। हमने एक अजम्पशन लगाई कि हमारे पास 3 चीजें हैं, टोटल पॉपुलेशन 1000 है। इन 3 चीजों को अगर 1000 लोग खरीदेंगे तो 1/3 लोग एक चीज खरीदेंगे, 1/3 लोग दूसरी चीज खरीदेंगे, 1/3 लोग तीसरी चीज खरीदेंगे। लेकिन जब आप उसको लेकर गए मार्केट में तो लोगों ने जो थर्ड आइटम था 50% लोगों ने खरीद लिया, जो सेकंड आइटम था वो बगाया 50% ने खरीद लिया, पहला वाला किसी ने खरीदा ही नहीं। अब इसके जरिए हमें अजम्पशन करना है कि ये तो 500 लोग थे, बगाया लोग जो थे वो कहां थे। तो हमने अज्यूम किया कि हाँ यहां पर सब बराबर नहीं है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल पे आ गए, सेंसस की एग्जाम्पल थी। इसके अंदर क्या था, हमने कहा कि 2010 में जो हमने सेंसस किया था, मर्दमशुमारी की थी, तो उसके अंदर हमने ये चेक किया कि जितने भी लोग थे सब उसमें से 50, जो लेस देन 50 केजी वाले लोग थे वो थे 20%, और जो 50 और 75% मतलब वेट वाले के दरमियान के जो लोग थे वो थे 30%, और जो ग्रेटर देन 75% वो थे वेट के, वो थे लोग 50%। ये आपने कहा 2010 में। अब आप अजम्पशन करना चाह रहे हो कि अभी क्या चेंज आया भी है कि नहीं आया। 2010 में भी तो रियलिटी थी ना, वो कोई हमने अज्यूम तो नहीं किया था, वो तो रियल डेटा था। अब उस रियल डेटा, पॉपुलेशन के डेटा पे हमने अज्यूम करना है कि 2025 में क्या हो, 15 साल बाद क्या फर्क आया है कि नहीं आया। अभी तक चेक नहीं किया हमने कोई पूरी पॉपुलेशन को चेक नहीं किया। हमने कहा यार पॉपुलेशन को चेक करने से अच्छा है हम क्या कर लेते हैं, एक सैंपल ले लेते हैं कुछ लोगों का, उसको चेक करते हैं, उसके बिहाफ पे हम कंक्लूजन बना। नहीं नहीं, नए डेटा ले रहे हैं, 2015 में चेक करना चाह रहे हैं। अभी आपने ले लिया भाई 500 लोगों का खाली। अब हमें चेक करना है कि अगर ये 500 लोग 2010 में उठाए जाते तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता वो होता ये। अगर यही 500 लोग 2010 में उठाए जाते तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता, ये होना चाहिए था 100, 150 एंड 250। लेकिन जो 2025 में आपने लोग उठाए उसका डिस्ट्रीब्यूशन ये है। अब क्या ये जो आपने ऑब्जर्व अभी ऑब्जर्वेशन किए ये हमारे एक्सपेक्टेड डेटा से रिलेट करता है? नहीं करता, वैसे ही आपको नजर आ रहा है। लेकिन इसको हमें टेस्ट करने के लिए हमने क्या किया, सिग्निफिकेंट लेवल हमने उठाया फॉर एग्जांपल 5% का। ठीक है, हमने जो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल था वो क्या था 95%। हमने कहा जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने कल समझाया था क्या होता है,
ठीक है। n-1 यहाँ पे हम लिखते हैं k-1, ठीक है। k इज नथिंग बट द प्रोपोर्शंस। जितनी भी आपने ये कैटेगरीज की बात कर रहे हो ना, k का मतलब है कैटेगरी। यहाँ पे 3 कैटेगरी है ना, एक कैटेगरी, 2 कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी। जितनी कैटेगरीज है ना उसको हम कहते हैं k। तो कैटेगरीज -1 तो k-1। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 2। अब उस पे हमने क्या किया, हमें निकालना था ये क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम चले गए किसके अंदर, chi स्क्वायर टेबल के अंदर। chi स्क्वायर टेबल के अंदर हमने देखा कि हमारा जो सिग्निफिकेंट लेवल था वो क्या था, 0.50, और जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या है, 2। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 5.99। अब जो chi स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू होगी अगर वो 5.99 से बड़ी होगी तो वी आर गोइंग टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। और आपको देखना भी है कि यहाँ पर आप अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करोगे, लाजमी करोगे, क्योंकि देखो वैल्यू बहुत चेंज है। तो आप जब उसको टेस्ट किया तो आपके पास इन दी एंड रिजल्ट क्या आया, 26.6, व्हिच वाज डेफिनेटली ग्रेटर देन आवर क्रिटिकल पॉइंट। जब इससे बड़ा था तो वो हमारे रिजेक्शन एरिया में, जो ऑब्जर्वेशन की बात है। अब कंक्लूजन ये बनी कि 2025 में बहुत बदल गया है, वेट्स आर टोटली डिफरेंट। अब दोबारा सेंसस किया जाए फॉर एग्जाम्पल, अब वो दोबारा सेंसस करेंगे, सिंपल। अब इसको जरा प्रोग्रामेटिकल वे में चेक करते हैं इन पार्ट्स। इंपोर्ट मैंने ऊपर चीजें पहले ही की भी थी, मैं उसको दोबारा एक दफा रन कर देता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपको वही आपकी स्टैटिस्टिक्स की लाइब्रेरी यूज करनी है, उसी के अंदर से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ से मिलेगा, लेट्स सी। पहले सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ये किस तरीके से चेक किया जाता है। हमारे पास सबसे पहले हमें डेटा रेडी करना होगा, ठीक है। डेटा हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड, ऐसा ही है, एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व। अब इसके हिसाब से आपके पास ये क्या है, 50% है, लेकिन हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यूज एक्सपेक्टेड वैल्यूज नहीं है, एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन है। तो उसको पहले आप बना लो यहाँ। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बताया n क्या है हमारा, n इज 500, वेरी गुड। और जो आपका सिग्निफिकेंट लेवल है वो क्या है आपका, 0.05, ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है आपका, 0.95, ठीक है। उसके बाद हमें ये देखना है आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यूज वो हमारे पास क्या है, 140, 160 और 200। अभी आपके पास ऑब्जर्व वैल्यूज आ गई, लेकिन आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यूज नहीं। हमारे पास लेकिन एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन है, एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन क्या था हमारा, सबसे पहले 20%, दूसरा या 20% को अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो चलेगा, 0.20, इसी तो नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरा क्या है, 0.30, ऐसे ही है। और ये हमारा हो गया 0.50, प्रोपोर्शन है। अब प्रोपोर्शन के थ्रू क्या आप ऑब्जर्व वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूं तो कोई प्रॉब्लम है, मल्टीप्लाई करवा सकता हूं ना। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करवाने के लिए क्या यूज करूं, NP डॉट प्रोडक्ट, ये इसके अंदर क्या देंगे,
एनपी डॉट प्रोडक्ट के अंदर तो ये मसला हो जाएगा ना, वो तो पूरी की पूरी लिस्ट को ही वो कर लेगा, प्रोडक्ट बना देगा। क्या करें इसको, भले एरे में कन्वर्ट कर दो, कोई इशू नहीं, ये लोग कह रहे हैं एरे बना लेते हैं, ये अच्छा डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा। लेकिन ये भी तरीका अच्छा है एनपी डॉट एरे का। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको एरे बना लेते हैं, ठीक है, और इसको भी एनपी डॉट एरे कर देते हैं, तो कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा ही है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यूज। अब एक्सपेक्टेड वैल्यूज हमारी क्या हो गई, ऑब्जर्व्ड, सॉरी आपका एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई बाय 10, सही है। अगर चाहो तो उसको प्रिंट करके देख लो, पता चल जाएगा। आ गई, यही होनी चाहिए ना हमारे लिए, यही वैल्यूज चाहिए। अब दो चीजें आपके पास आ गई, एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी आ गई और ऑब्जर्व वैल्यूज गिवन थी ऑलरेडी, ठीक है। अगर हो सकता है कभी कभार आपके पास जो क्वेश्चन या फिर फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेरिमेंट आता है, तो उसमें आपको प्रोपोर्शन के अलावा बल्कि आपको डायरेक्टली क्या दिया हुआ होता है, वैल्यूज दी जा सकती है। तो इट्स अप टू यू, जो गिवन है आपको बेसिकली उसको कन्वर्ट करना। अब ये हमारा एक्सपेक्टेड है, वो हमारा ऑब्जर्व है। यहां पर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक और चीज है जिसको हम कहते हैं SMT डॉट chi2। chi2 क्या है, बेसिकली योर chi स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो एक और चीज इसको हम कहते हैं डायरेक्ट chi स्क्वायर भी आप यूज कर सकते हो। अब इस chi स्क्वायर के अंदर सबसे पहले आपने देना क्या है, बताना पड़ेगा आपको कि भाई आपका ऑब्जर्व्ड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, और ऑब्जर्व डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है एफ ऑब्जर्व, और इसके अंदर हमने इसको बता दिया हमारी ऑब्जर्व वैल्यूज, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। दूसरी है एफ ऑफ एक्सपेक्टेड, या फिर आप कह सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो यहां पर हमने इसको दे दिया हमारा एक्स वैल्यू, ठीक है। लेट्स सी हमें क्या देता है, दो चीजें इसने आपको प्रोवाइड कर दी। एक आपकी हो जाएगी सबसे पहली चीज जिसको हम कहते हैं chi स्क्वायर टेस्ट, और दूसरी आपकी हो जाती है p वैल्यू, जिस तरह आपने नॉर्मली t उसके अंदर निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको आप चाहो तो चेक कर सकते हो, chi स्क्वायर टेस्ट, नाउ chi स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू क्या है 26.6, तो जो हमने निकाली थी वो क्या थी 26.6, वैल्यूज आपके सामने है, ठीक है। इसमें कोई सवाल है, इसका मतलब जो हमने कैलकुलेशन की वो सही थी, जो हमने परफॉर्म किया है यूजिंग पाइथन वो अच्छा। अब कुछ भी नहीं था इसके अंदर, करना कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ एक फंक्शन बने हुए, वही फंक्शन आपने कॉल करने और उसी फंक्शन को सिर्फ डेटा प्रोवाइड करना, दैट्स इट। इसमें कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो। हम पी वैल्यू बेसिकली हमारे पास दो किस्म की वैल्यू होती है, एक होता है क्रिटिकल पॉइंट, दूसरा होता है पी वैल्यू ऑफ दिस। इस पॉइंट का नहीं अलग है ना, क्रिटिकल पॉइंट और पी वैल्यू में डिफरेंस है। ये आपका हो जाता है पी वैल्यू का मतलब होता है इस पोजीशन पे एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू क्या है। लेकिन जब आप बात करते हो chi स्क्वायर टेस्ट, तो उसका मतलब होता है ये क्रिटिकल पॉइंट की आप बात करते हो, ये होता है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ chi स्क्वायर। जो आपका chi स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। लेकिन अगर आप इसको देखते हो एज दी एरिया अंडर द कर्व, तो उसको हम कहेंगे पी वैल्यू या फिर प्रोबेबिलिटी वैल्यू, एक्सपेक्टेड
नहीं, एक्सपेक्टेड में क्यों आ रही है? वो टोटल जो आपने उसको एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्वेशन दी है तो उसने ऑटोमेटिकली इस तरीके की एक अजम्पशन की और उसने बताया इस पॉइंट पे जो पी वैल्यू बनती है वो क्या है। अब उस पी वैल्यू को आप बाद में कन्वर्ट कर सकते हो इनटू chi स्क्वायर टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, या तो फिर आपने अगर chi स्क्वायर टेस्ट की निकाली तो वही आपके पास आ जाता है पीपीएफ। याद है पीपीएफ क्या था? पीडीएफ नहीं, पीपीएफ। हाँ, चेक करिएगा। नॉर्मली हम इसके अंदर हमारी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। दिस इज, इसको ढूंढ के बताओ क्या है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है, चेक करो। अभी मैं आप दूसरी चीज बतानी चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या कह रहे हो? परसेंटेज पॉइंट फंक्शन, हाँ ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर पीपीएफ निकालना है आपके काय स्क्वायर का, तो कोई भी फर्क नहीं है, वही सेम तरीका है जिस तरह आप नॉर्मली पहले करते थे टी टेस्ट के अंदर, वैसे ही परफॉर्म किया जा सकता है। अब उसके लिए आप क्या यूज करते हो, आप वही एस एम टी यूज करोगे, एस एम टी डॉट सी एच आई टू काय स्क्वायर डॉट पीपीएफ, और इस पीपीएफ में सबसे पहले आप उसको बताओगे कि जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो क्या है, 1 माइनस 0.05, या फिर आप कह सकते हो 0.05, और उसके साथ आप साथ में दे दोगे आपका टीएफ, सिंपल रहता है। इसको आप रन कर दो तो आपके पास आ जाना चाहिए। जी क्या कह रहे हो? हाँ ऊपर वाला दे दो, कोई इशू नहीं है। आप किसकी बात कर रही है? क्या नहीं है? अच्छा डीएफ पुराना बना हुआ है, तो इसका क्या है डीएफ 2 दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 5.99 जो आपका बेसिकली सी एच आई क्रिटिकल वैल्यू बन गई, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसका डीएफ बना दो। डीएफ आपका क्या है, लेंथ ऑफ, इसको थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, लेंथ ऑफ क्या वो होता है ना कैटेगरीज, तो हमारा डीएफ हो जाएगा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन माइनस 1, तो आप यहाँ पे डीएफ दे दो, ठीक है। अब आप इसको प्रिंट करके देख लो। प्रिंट में हमने फॉर एग्जांपल इसको लिख के दे दिया कि हमारा सी एच आई क्यू टेस्ट, वो क्या है हमारा, ये हिलता क्यों है, ये हमारा है CH2, और जो हमारा CHI क्रिटिक है, क्रिटिकल वैल्यू, वो हमारी क्या है CHI, ठीक है। ये सेम वैल्यूज आपने वहां से निकाली थी 5.99, आगे 5.991, ठीक है। यही सेम वैल्यू आपने यहाँ से निकाली थी 26.6, आगे आपके पास 26.6। इसमें कोई सवाल है तो हम सभी पूछ सकते हैं। अब इसको आप लोग किस तरीके से शो करवाओगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको विजुलाइज करवाना चाहते हो, आपने एक बात याद है, मैंने आप लोगों को एक चीज कही थी कि जब आप लोग
मतलब z टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे या z टेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, तो हम क्या यूज कर रहे थे, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे थे। याद है कैसे यूज करते थे आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बना रहे थे, एक अज्यूम कर रहे थे क्योंकि हमारे पास डेटा पॉइंट्स नहीं है, अगेन मैं आपको याद दिला रहा हूँ, क्योंकि डेटा पॉइंट्स नहीं है हमारे पास, हम कभी भी विजुलाइज नहीं कर सकते, तो हम अज्यूम कर रहे हैं, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पर z टेस्ट के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करनी थी, तो सबसे पहले मैं क्या करता था, np डॉट लाइन स्पेसेस बना दी, लाइन स्पेसेस बना दी, और लाइन स्पेसेस के अंदर मैंने इसको बता दिया कि भाई आप -4 से लेकर 4 तक का बनाओ, और कोई 500 उठा लो या 400 उठा लो या 200 उठा लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। दूसरा हमने x के अंदर हम क्या बोलते थे कि भाई SMT डॉट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डॉट PDF, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बनाना था, और इसके अंदर हम क्या देते थे, इसको या x दे देते ना यार, x दे देते 0 से लेकर 1 के दरमियान का, ठीक है। अब इसको आप अगर PLT डॉट प्लॉट कर देते हो, और प्लॉट के अंदर हमने इसको लिख दिया x, y, तो ये देखो आपके पास नहीं सीधा हो गया, अरे नाम ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन रही थी, ठीक है। लेकिन जब आप बेसिकली क्या करते हो, काय स्क्वायर है, तो यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इसको हम नहीं देते, तो उसके लिए हमें क्या देना चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन तो क्या, यहीं से ही हम बेसिकली क्या करेंगे, लाइन स्पेसेस आप जितने भी बनाते हो बना लो, लेकिन जब आप इसको प्लॉट करोगे तो प्लॉट के लिए आप बेसिकली इसके अंदर चेंजेस करेंगे, जैसे कि हम कहते हैं इसको SMT डॉट काय स्क्वायर डॉट PDF, अब ये काय स्क्वायर की डेंसिटी बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको दे देते हैं फॉर एग्जांपल, दो चीजें देते हैं हम इसको, x और df, ठीक है। लेट्स सी क्या बनता है, थोड़ा सा चेंज आ गया, अब हाँ मैं उसको डाल, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये तो आपका y की तो बन गई, लेकिन x आपका सही से नहीं बना है। x हमें किस तरीके से बनाना है एक बार याद रखें, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई थी, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, यहाँ पर पीछे कुछ भी नहीं होता, तो जब ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ से, 0 से स्टार्ट होना चाहिए, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे 0 से, 0। अब 0 के बाद हमें कहां तक लेके जाना है इसको, इट्स अप टू यू कि आप कहां तक लेके जाते हो, पर मैं फिलहाल एक काम कर लेता हूँ, एक बना लेते हैं अजम्पशन के हिसाब से बना रहे हैं, जैसे कि मैंने इसको कहा जो हमारा का एक क्रिटिक आता है उसके अंदर भाई आप प्लस कर दो DF मल्टीप्लाई बाय 3 करके बना लेते हैं, अब देखते हैं कुछ तो बन जाएगा। नाउ दिस इज योर काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ गई होगी, जिस तरीके से आपने बनाया था, अब ये पूरी की पूरी काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे नजर आएगी। अगर आप इसको थोड़ा सा पीछे ले जाओगे तो ये उस तरह से भी बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन ये हमारी क्या है, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर हमारा जो रिजेक्शन एरिया है वो क्या था, 5.9 के बाद है ना, तो क्यों ना हम यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, PLT डॉट फिल कर लेते हैं, और इसके अंदर हम इसको दे देते हैं x के ऊपर करना है, और वेयर क्या है, x इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन हाँ y की वैल्यू क्या देनी है इसको, x की वैल्यू तो आपने दे दी, अब y की वैल्यू की बात करते हैं। y की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पर जी,
कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्यों होगा? आपने जब बताया था 0.05 जो आपने सिग्निफिकेंट लेवल की बात की थी, तो वो तो आपका परसेंटेज थी, वो एरिया अंडर द कर्व थोड़ी है। हमें पहले एरिया अंडर द कर्व निकालना है, और एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हम यहाँ पर अलग से एक वैल्यू बनाएंगे, जिसको कहेंगे हम हमारा एक्स फिट बोल सकते हो, जो भी नाम दे दो आपकी मर्जी है। मैंने इसको दे दिया भाई एनपी डॉट, एक नई वैल्यू बना रहा हूँ लाइट स्पेसेस की, और इसके अंदर हमने इसको बता दिया कि आपने करना क्या है, जो आपके काय क्रिटिकल है और कॉमा, और हमने इसको कहा जो हमारा मैक्सिमम ऑफ एक्स है वो निकालो ऑन 200। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं, और यहाँ पर हम निकालते हैं, इसको बस देखते जाओ 70 डॉट पीडीएफ निकालो, और पीडीएफ के अंदर हमने इसको देख दिया एक्सेल और पीडीएफ इसको हम पूरा हटा देते हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ नहीं, हमें यहाँ पे शुरू करता है। बोलो क्या, और तो हम जाते हैं ये ठीक है। यहाँ पर देखिए, इसको कलर थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको हम दे देते हैं कलर इक्वल्स टू, हमने इसको दे दिया रेड, और इसीलिए कहते हैं होमवर्क बेकार है, होमवर्क करना ही नहीं चाहिए, सिर्फ नहीं कर लिया यहाँ पर। फिर बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है, इसके अंदर हमने वही सेम तरीका इस्तेमाल किया, कोई कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है, जिस तरह आप पहले कर रहे थे, ठीक है। तो आपका वाई क्रिटिक था वही हमने इसको प्रोवाइड कर दिया है, तो सॉरी काय क्रिटिक, और इसको हम लेबल दे देते हैं व्हिच इज इक्वल्स टू, जैसे कि हमने इसको कह दिया भाई इंजेक्शन एरिया, और हम एक काम करते हैं, इसी कॉपी कर देते हैं, और ये हो जाएगा आपका वेस्टर्न, और ये क्या है प्रिंस एरिया, ठीक हो गया। हम कर देते हैं DLT डॉट ऑक्सिलरी वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन हमने इसको दी थी हमारा काय क्रिटिकल वैल्यू, तो ये आपकी काय क्रिटिकल वैल्यू पे आ गया। नहीं सर, काय क्रिटिकल वैल्यू हमारा काय टेस्ट है, CH2 है ना, CH2 आ गया, तो ये आपका CH2 CHI लगा दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हो आपका CH2 कहाँ पर है, और हम बात कर रहे
इसको हम लेबल दे देते हैं वेल्यू व्हिच इज बेसिकली योर chi स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। और एक रिलेशन यहाँ पे हम कर देते हैं हम plt डॉट यही सेम चीज जिस तरह आप पहले कर रहे थे वैसे ही हमने इसको किया है। सिर्फ फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो बेसिकली आपकी chi स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप एक सवाल मुझसे कर सकते हो कि सर ये जो आपने यहाँ पर chi क्रिटिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय df और प्लस df मल्टीप्लाई बाय 3 ये क्यों दिया है, तो देने की जरूरत नहीं है, आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। मैं इसको बंद कर देता हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ पर जैसे कि 25 का ना हम दे देते हैं 20 दे देते हैं 20। अगर आप 20 भी दे दोगे तो कोई इश्यू नहीं है। हमने एक असम्पशन बनाई है कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है उससे जो डीएफ है उतना थोड़ा दूर पे जाके खत्म कर दो, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, अगर आपको मालूम ही नहीं है कि क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है और मैं यहाँ 0 की जगह 10 लगा देता हूँ, 20 की जगह 10 भी नहीं, चलो 2 लिख देता हूँ, तो ये 2 बनता, लेकिन वो आपका दिखाता ही नहीं आपका क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे आपका प्रॉब्लम आ रही है। तो इसीलिए हमने इसको क्या किया कि जितना भी क्रिटिकल पॉइंट है उससे थोड़ा सा आगे जाके स्टॉप कर दो ताकि वो नजर आ जाए कि भाई इसके बाद रिजेक्शन है। बाकी सब टू यू, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमने लाजमी इसको मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है डीएफ के साथ। ये समझ में आ रहा है किस तरीके से आप लोगों ने इसको किया है। दूसरी चीज एक बात याद रखें, मुझे अब पहले आप ये परफॉर्म करके दिखाएं ये दोनों टेस्ट, फिर उसके बाद मैं आपको chi स्क्वायर टेस्ट का बताता हूँ और ये हो जाए। अब आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है व्हिच इज लीनियर रिग्रेशन, व्हिच इज योर मशीन लर्निंग मॉडल, योर फर्स्ट मशीन लर्निंग मॉडल। फिलहाल उसका ओवरव्यू लेंगे, नेक्स्ट वीक से आपको इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा कि उसके बाद सिर्फ मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, तो अगले वीक से छुट्टी नहीं करनी है क्योंकि अब आपका मेन टॉपिक शुरू हो रहे हैं। ये सब था उन मेन टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए, ये हो गया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं तो फिर छुट्टियां नहीं कीजिएगा। हाँ, अगर 12 नब्बे लगभग सैटरडे को आ रही है या फिर फ्राइडे को आ रही है, अगर सैटरडे को आ रही है तो छुट्टी है, वैसी सी बात है क्योंकि हम भी तो रुक जाओ एक मिनट, उसको बंद करो। We will learn different machine learning models deeply, इन डेप्थ ना पढ़ेंगे किस तरीके से काम करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे चलाने हैं, कौन कौन से हैं मशीन लर्निंग के मॉडल्स, कब आप कौन से मॉडल्स यूज कर सकते हो, कब हमें कौन सा मॉडल यूज नहीं करना चाहिए, कौन सा मॉडल किस डेटा को बेसिकली आइडेंटिफाई करता है, किसके लिए काम करता है। लेकिन अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेते हैं अबाउट लीनियर रिग्रेशन। डू एनीबडी नो व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? किसी को लीनियर रिग्रेशन के बारे में पता है? मैं थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ लीनियर रिग्रेशन काम कैसे करती है। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ डेटा, ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली अलग अलग डेटा है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करता हूँ, दिस पॉइंट इज बेसिकली आप कह लो कि दीज आर दी एरिया ऑफ लैंड, ठीक है, मतलब जब आपके पास लैंड खरीदने जाते हो कभी भी मार्केट के अंदर, तो आप बेसिकली एरिया के बेसिस पे खरीदते हो। अगर वो जैसे कि ये हो गया आपका 80 गज का हो गया ये आपका, ठीक है, ये हो गया आपका फॉर एग्जाम्पल 120 गज का, ये हो गया आपका फॉर एग्जाम्पल 160, और ये हो गया आपका फॉर एग्जाम्पल 200 गज, ये हो गया आपका फॉर एग्जाम्पल 400 गज, या चलो आगे 400 नहीं 240 गज, ठीक है, ये आपके पास 240 गज का हो गया। अब हम बात करते हैं कि दीज आर दिस वाई, और वाई हम फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि भाई ये हमारे पास है, ये हमारे पास आ जाएगा, हम
प्राइसिंग के हिसाब से, जैसे कि इसको हम करते हैं 30 लाख से स्टार्ट करते हैं, 30 ठीक है, 50 ठीक है, और 70, दिस इज 90, और ये हमारे पास हो जाएगा 1 करोड़ 110, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ऑल आर दी प्राइसेस एंड दीज आर दी लैंड ऑफ एरिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अगर आप कहो तो, यार ये टेढ़ा नहीं चलता, अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ जैसे कि these are the prices, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एरिया, ठीक है, ये हमारे पास एरिया हो गया। अब हमें ये हमारे पास एक डेटा है, आप गए मार्केट के अंदर, आपने सर्वे की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे, अलग अलग जगह पे आपने सर्वे की, आपने देखा कि 80 गज का जो प्लॉट है वो तकरीबन 35 का मिल रहा है, ठीक है, तो एक डेटा पॉइंट आपको यहाँ पर आ गया। आपने कहा जो 120 का है वो तकरीबन तकरीबन जो है ना ये 60 तक के दरमियान का मिलता है, ठीक है। फिर आपने देखा 160 का जो है वो तकरीबन है, तकरीबन आपका 160 का मिल जाएगा 75 या 70 के दरमियान, ठीक है। फिर आपने कहा भाई 200 गज का तकरीबन कम से कम भी जो है 1 करोड़ का तो मिलेगा ही। और आपने कहा जो आपका 250 वाला है, 250 वाला तकरीबन आपको, या 240 वाला या 250 वाला तकरीबन है वो 120 का मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल। नाउ दिस इज योर डेटा पॉइंट, अलग अलग जगह पे आपने पोजीशन पता कर ली कि भाई ये हमारे पास डेटा हमने कलेक्ट कर लिया कि भाई 80 गज का जो हमारे पास प्लॉट है वो तकरीबन इतने का मिल सकता है, 120 का इतने का मिल सकता है, 60 का सही से लगा दो, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ठीक है, 200 का भी सही से लगा दो, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। दिस इज दीज आर दी बेसिकली डेटा पॉइंट्स, आपने डेटा पॉइंट खरीद पता कर लिया। अब आपके पास एक लैंड आया जो था 180 गज, 180 गज का प्लॉट था, वो कितने का होगा? हमने कोई सर्वे नहीं किया, हमने कहा कि हम मशीन लर्निंग के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास बेसिकली वो जो 180 गज का प्लॉट है वो कितने का होगा। तो उसके लिए आप मशीन लर्निंग के मॉडल्स अप्लाई करोगे, जिसमें से एक मॉडल है लीनियर रिग्रेशन। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो लीनियर रिग्रेशन है, आप कह सकते हो रिग्रेशन लाइन जो होगी वो तकरीबन होती है इस तरीके से, आपके पास एक रिग्रेशन लाइन बन जाएगी। दिस रिग्रेशन लाइन इज बेसिकली नॉन एज द प्रेडिक्टेड एरिया या प्रेडिक्टेड पॉइंट, इसको हम कहते हैं प्रेडिक्टेड पॉइंट। प्रेडिक्टेड पॉइंट, प्रेडिक्टेड पॉइंट का मतलब होता है कि ये तो थे तुम्हारे आपके एक्चुअल पॉइंट, ये तो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, दीज आर बेसिकली एक्चुअल पॉइंट्स। ये क्या है? ये है हमारे एक्चुअल पॉइंट्स। दीज आर एक्चुअल पॉइंट्स, ठीक है। प्रेडिक्टेड पॉइंट का मतलब है कि अगर आपको दिख रहा है 240 का है तो 240 की जो प्रेडिक्शन एरिया है वो तकरीबन यहाँ बन रही है, ठीक है। आपको दिख रहा है 160 का क्या है इधर, अगर आप 180 की बात करोगे तो 180 तकरीबन तकरीबन इस जगह पर होगा, 180 यहाँ पर होगा। अगर आप 180 की को लेकर जाते हो तो यहाँ पर 180 के हिसाब से आपका जो यहाँ पे प्रेडिक्टेड पॉइंट बन रहा है वो तकरीबन ये बन रहा है, ठीक है। इसी के अगर आप निकालते हो y एक्सेस के ऊपर तो यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है तकरीबन 90। दिस इज बेसिकली योर रिग्रेशन पॉइंट। यहाँ पर हमें निकालना है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। यूजिंग दिस लाइन वी कैन प्रिडिक्ट द न्यू डेटा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो डेटा था उसमें 180 गज का कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमें वो निकालनी है। वो कैसे निकालनी है? हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है उसके जरिए हमने उसको ट्रेन किया और एक रिग्रेशन लाइन क्रिएट की, जिसको आप कहते हो प्रेडिक्टेड पॉइंट लाइन।
जो बेसिकली आपकी एक रिग्रेशन लाइन होती है। अब ये रिग्रेशन लाइन कैसे हो सकती है? रिग्रेशन लाइन कैसी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है इसी तरीके से है। रिग्रेशन लाइन ऐसे भी हो सकती है, रिग्रेशन लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है, रिग्रेशन लाइन आपकी यहां से भी हो सकती है, रिग्रेशन लाइन आपकी इधर से भी हो सकती है। तो हमें कौन सी रिग्रेशन लाइन उठानी है? प्रिडिक्टिंग पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये कैसे निकालना है? वी कैन गेट दिस प्रेडिक्शन, ये क्या था, ये हमारी सबसे ऑप्टिमल रिग्रेशन लाइन थी। अब ऑप्टिमल क्यों थी? क्योंकि हम सबसे पहले चेक करते हैं द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल और प्रिडिक्टेड पॉइंट के दरमियान। जहां पर डिफरेंस सबसे कम होगा, दैट इज योर ऑप्टिमल पोजीशन फॉर द रिग्रेशन लाइन, ठीक है। अब ये रिग्रेशन लाइन बनेगी कैसे, किस तरीके से बना सकते हो आप? हम इसको इन डेप्थ पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं, कैसे बेसिकली यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है इसके पीछे, वो हम बाद में देखेंगे इन डेप्थ जब हम पढ़ेंगे। अभी बस आप लोग ये समझें कि जो रिग्रेशन लाइन है वो क्या है आपकी, दिस पोजीशन, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और थ्योरेटिकली पढ़ते हैं। व्हाट इज a statistical method to find the relationship between dependent variable and one more independent variable. Now what is dependent and what is independent? So dependent वो है जो कि हम इनपुट करेंगे और independent वो जो हम निकालना चाहते हैं। Exactly. Dependent और independent का मतलब होता है एक ऐसा, for example you can say पॉइंट होगा या फीचर होगा या फिर कॉलम होगा या फिर वैल्यूज होंगी जो आपकी बेसिकली डिपेंड कर रही होंगी किसी दूसरे कॉलम के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे बात करो तो यहाँ पर बताओ इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? दोनों डिपेंडेंट नहीं है ना, डिपेंडेंट है। जो हम पुट करेंगे कैसे, जरूरी तो नहीं है, हाँ। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास है x, ठीक है, x क्या है यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल आप x की बात करो तो x के ऊपर हमारे पास क्या है, 80 है, 120 है, 160 है, 200 है और 240 है। फिर हमारे पास y क्या है यहाँ पर, 30 है आपके पास, या जो जरूरी नहीं है 30 है, जो यहाँ पर आपको पॉइंट्स है वो बताने, जो ये पॉइंट बनेगा ना इनका बताना है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने ऊपर नीचे किए हुए, हम चलो ऐसे ही लिख देता हूँ फिलहाल ऐसे ही, इसको आप समझिएगा नहीं कि ये सच में वाई की पॉइंट है, वाई के पॉइंट नहीं है, मैं ऐसे ही अज्यूम करता हूँ। ये आगे 30 हो गया, ये आपका 50 हो गया, ये आपका 70 हो गया, 90 हो गया और 110 हो गया, ठीक है। What here you can see कि अगर आप एरिया की बात करते हो तो एरिया आपका इंडिपेंडेंट है, एरिया कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एरिया कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऑन दी बेसिस ऑफ एरिया वी आर आइडेंटिफाइंग दी प्राइस, जो आपका y है, तो यहाँ पर जो y होगा वो आपका बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब आपके वाले उसमें अगर टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो whatever we are providing is basically independent, whatever we are predicting is basically dependent। यहां पर आपने देखा ये जो आपने प्रोवाइड किया ये क्या है, इंडिपेंडेंट। प्रिडिक्ट आप क्या कर रहे हो, y की वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहे हो। ये जो आपके पास रिग्रेशन लाइन थी, जो आपके पॉइंट थे, ये क्या प्रेडिक्ट कर रहे थे, ये x की बेसिस पे y को प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो y डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x के ऊपर। अगर x इंक्रीज होता है तो देखो y भी इंक्रीज हो रहा है, अगर x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज होता है। अच्छा एक और चीज, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं यहाँ पर एक और ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दो बातें करूं, आपके पास एक लैंड की बात आपने की, ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, लैंड पर एरिया, मतलब जो आपका स्क्वायर फीट के ऊपर क्या कहते हैं, गज के ऊपर निकालो या फिर
स्क्वायर फीट के ऊपर निकालो, इसी पे भी निकाल लो, ठीक है। एरिया आपका तो हो गया। दूसरा हम कह रहे हैं पोजीशन, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कॉर्नर पोजीशन है तो भले एरिया कम हो, प्लॉट आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर दो वेरिएबल हो गए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, एक एरिया और एक पोजीशन। क्यों? क्योंकि एरिया आपका पोजीशन, अगर एरिया बढ़ रहा है तो पोजीशन लाजमी नहीं है बढ़ेगी, राइट। पोजीशन लाजमी नहीं है ये चेंज हो रही है। या चलो और कुछ थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ह्यूमन लाइफ की बात कर लेते हैं। ह्यूमन, आप लोग खुद भी इंसान, आप लोगों को पता है कैसे काम। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बुखार बढ़ता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। बुखार बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। लेकिन क्या बुखार बढ़ रहा है खांसी बढ़ेगी? नहीं। तो बुखार और आपका खांसी या कफ, दीज आर बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, दोनों अलग अलग है, दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हो टेम्परेचर और आपके फीवर की, तो यहां पर फीवर जो है, वो टेम्परेचर जो है वो डिपेंडेंट है ऑन फीवर पर, ठीक है। तो ये इस तरह से, अब ये जो आपके पास रिलेशन जो आप फाइंड आउट कर रहे हो, डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस रिलेशन, इसको हम कहते हैं कोरिलेशन और कोएफिशिएंट। अब ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है वो हम देखते हैं। पहले तो हम इसकी बात करते हैं, व्हाई इट्स यूजफुल, हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट आउटकम्स, फॉर एग्जांपल प्रेडिक्टिंग हाउस प्राइसेस बेस्ड ऑन साइज, प्रेडिक्टिंग स्टूडेंट्स मार्क्स बेस्ड ऑन स्टडी आवर्स। अब ये दो बेसिकली क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में आप एक चीज देख सकते हो, हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाई है जिसमें क्या है, एक तो आपके पास टेबल बनाया मैंने जिसके अंदर, अच्छा किसी ने मुझसे एक तो सवाल भी किया था कि सर ये आई नोटबुक के ऊपर बेसिकली आप टेबल कैसे बनाते हो, किसी ने पूछा तो था मुझसे, ठीक है। तो एक दफा दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से बनाते हैं, तो आप ये एक दफा नोट कर लो, तो डिजाइन करना है आपको तो बना दें, ठीक है। अगर ऐसे नहीं बना रहे तो कोई मसला नहीं, अगर आपको HTML CSS आता है तो TB और TR के जरिए भी आप बना सकते हो उसके अंदर, ठीक है। क्या किस्सा है, सैंपल है भाई, सिंपल है, कीबोर्ड पे देखो। सवाल ऐसा बना दूसरे हंसे नहीं, बराबर वाला हंस रहा है तुम्हारे, ठीक है। कीबोर्ड तो चेक करो किसी सिंबल लगा है भी कि नहीं है, नहीं नजर आया। आगे दोबारा वापस किसके ऊपर, अब ये हमारे पास एक डेटा है, दिस इज योर डेटा, वी वांट टू फाइंड द रिग्रेशन पॉइंट। अब फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक बात करता हूं, इसको जरा प्लॉट करके देखते हैं, SNS डॉट स्कैटर लगा लेते हैं, स्कैटर प्लॉट, ठीक है। स्कैटर प्लॉट के अंदर हमने इसको x क्या होंगे हमारे आवर्स होंगे, तो मैंने इसको दे दिया आवर्स, और दूसरा हमने इसको दे दिया मार्क्स, ठीक है। इसको रन करते हैं तो ये आपके पास अटक क्यों करा, हाँ मसला नहीं, इसको डायरेक्ट दूंगा तो डेटा आएगा ना, मैं इसको डेटा नहीं एक्स की वैल्यू देता हूँ, ये एक्स है और ये आपका वाई, ठीक है। ये अब आपके पास एक डेटा पॉइंट जो आपके पास अवेलेबल है। अब हमें इसके अंदर एक रिग्रेशन लाइन क्रिएट करनी है। रिग्रेशन लाइन डायरेक्टली आप यहां से क्रिएट कर सकते हो, मैं रिग्रेशन मॉडल नहीं परफॉर्म कर रहा हूं, मैं रिग्रेशन लाइन क्रिएट कर रहा हूं, सिंपल। अब अगर यहां पर आपको रिग्रेशन लाइन लगानी है या बनानी है तो सिंपल था, क्या आपको शायद याद हो या ना याद हो, तो इसके अंदर एक पैरामीटर होता है रिग्रेशन का, देखो नजर आ रहा है कहीं पे,
इसी के अंदर हम बनाते हैं सिनेस डॉट रिग्रेशन प्लॉट, और रिग्रेशन प्लॉट के अंदर हम बेसिकली एक प्लॉट देते हैं, इसको हम देते हैं रिग्रेशन प्लॉट। आपने दिया इसको एक्स और वाई की बेसिस पे, तो इसको आप प्रोवाइड कर दो। एक्स के ऊपर आपका क्या है, आवर्स है, और वाई के ऊपर आपका क्या है, मार्क्स। ठीक है, तो हम देखते हैं नाउ हियर यू कैन सी ऑटोमेटिकली एक रिग्रेशन पॉइंट बन गया। आप इसको लाइन प्लॉट नहीं कह सकते, दिस इज नॉट लाइन प्लॉट। अगर इसमें से कोई पूछ रहा है ये लाइन प्लॉट है, तो दिस इज नॉट लाइन प्लॉट, दिस इज बेसिकली रिग्रेशन लाइन। अगर ये लाइन प्लॉट होता तो मैं आपको लाइन प्लॉट भी बना के दिखाऊंगा जी। एग्जैक्टली, आवर्स और मार्क्स, दिस इज द लाइन प्लॉट। ठीक है, ये क्या था, लाइन प्लॉट है। लाइन प्लॉट देख लो आप, अब हर जो पॉइंट था वो आपस में कनेक्टेड था, लेकिन जो हमने यहाँ पर रिग्रेशन प्लॉट बनाया उसने ऑटोमेटिकली एक रिग्रेशन तैयार कर दिया, which is basically based on your, ये देख रहे हो आप, ये क्या कर रहा है, अगर आप यहाँ पर एक नोट करो तो ये जो आपके पास साइडों में शेडो आपको नजर आ रहा है, इस शेडो के अंदर ही आ रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं। ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, दिस पॉइंट इज आल्सो बेसिकली इनसाइड, क्योंकि देखो इसका टच हो रहा है, तो ऑल द पॉइंट्स आर बेसिकली इनसाइड दिस शैडो। अब ये क्या है शैडो, इसको हम कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड एंड द एक्चुअल। ये एक्चुअल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस है। अब ये हमारा सबसे कम हो गया है। अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता, ये रिग्रेशन लाइन आपकी यहाँ होती, फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करता, इस जगह पे ये रिग्रेशन लाइन होती, इसे स्ट्रेट, अगर स्ट्रेट होती तो आप देखते कि जो आपके पास ये वाला पॉइंट था इसके तो कितनी बड़ी यहाँ पे बात डिफरेंस आता, कितना डिफरेंस आता। तो हम बेसिकली जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो हम एस्टीमेट वैल्यू निकालते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल सकते आप कभी भी। एग्जैक्ट वैल्यू जब आपको पता ही नहीं है किसी चीज की, तो वो आपको कभी भी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यू होती है। एक्चुअल वैल्यू आप नहीं कभी भी फाइंड आउट कर सकते, लेकिन जब आप मशीन लर्निंग अप्लाई करते हो, हम निकालते हैं एस्टीमेट वैल्यू विद 90% एक्यूरेसी, विद 98% एक्यूरेसी, विद 95% accuracy. What does it mean? That means that we are basically predicting a point which is 95% closer to the other actual points. ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं इन डेप्थ, क्या उसके पीछे क्या चल रहा है, वो हम इंशाल्लाह आगे पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे जब हम मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। अब आ जाते हैं हम हमारे कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस के ऊपर। अब देयर आर टू terminologies named as correlation and covariance. Do anybody know what is covariance? क्या होता है? सर ये जो दो पैरामीटर्स हम मिला के निकालते हैं वो कोवेरियंस हो या फिर कोरिलेशन हो, दिस इज बेसिकली द मेजरमेंट बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स, दो फीचर्स, दो कॉलम्स के दरमियान का रिलेशन फाइंड करो। अब ये रिलेशन दो किस्म का होता है, एक कोवेरियंस में होता है और एक को रिलेशन में होता है। अगर आप कोवेरियंस की बात करते हो, दैट मींस कोवेरियंस मेजर्स हाउ टू रैंडम वेरिएबल्स चेंज टुगेदर, एक साथ किस तरीके से चेंज हो रहे हैं दोनों वेरिएबल्स। ठीक है, वहां देखते हैं इंटरसेप्शन में क्या है, अगर आप x कोवेरियंस ऑफ x एंड y अगर वो ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस एज x इंक्रीज y टेंड्स टू इंक्रीज। अगर x बढ़ रहा है तो y भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल लेस देन 0 है, दैट मींस x इंक्रीज हो रहा है लेकिन y आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों के दरमियान का जो कोवेरियंस आएगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, मतलब नेगेटिव में आएगा। फिर हम बात करते हैं अगर वो 0 है, मतलब दोनों के दरमियान कोई रिलेशन नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हो कि भाई हाउ मच आई कैन रन पर डे, मैं एक दिन में कितना भाग सकता हूं,
ठीक है, आपने कहा भाई दो आपने यहाँ पे बताया, एक आपने एक्स वेरिएबल बनाया, दूसरा मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम से भाई एक दिन के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डे वन के अंदर एक बंदा, फर्स्ट बंदे की बात कर, एक बंदे की बात कर, वो भागा फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर भागा। ठीक है, दूसरे दिन वो भागा फॉर एग्जाम्पल, जाहिर सी बात है एक दिन 5 किलोमीटर भागा है, दूसरे दिन पूरा थक जाएगा तो वो भागा 3 किलोमीटर। ठीक है, नहीं जरूरी नहीं है ना, हम जैसा होगा तो फिर डे 3 के ऊपर फॉर एग्जाम्पल वो थोड़ा सा उसने आराम किया, आराम करने के बाद वो भाग गया भाई 7 किलोमीटर, वो बड़ा। ठीक है, अब आपने बोला ठीक है सर, अब यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है आपका, डे 1 डे 2 डे 3। जैसे जैसे डे 1 डे 2 डे 3 चेंज हो रहा है तो आपके पास यहाँ पर चीजें भी चेंज हो रही हैं। वेरी गुड, दोनों आपस में रिलेट करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं मेल एंड फीमेल, अब बताओ क्या होगा। अब फीमेल, क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दी थक जाएंगे, तो फॉर एग्जाम्पल पहले दिन भागी भाई, चलो वो भी 5 किलोमीटर भागी, लेकिन दूसरे दिन वो 1 ही किलोमीटर भागेंगे, तीसरे दिन दोबारा वो 1 ही किलोमीटर भागेंगे। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर ये मेल फीमेल के ऊपर भी वेरी कर रहा है, दोनों के दरमियान रिलेशन है दोनों के दरमियान रिलेशन, ये नहीं है अगर मेल है तब भी चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है, डेटा चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं विथ हैट और विदाउट हैट, विथ हैट और विदाउट हैट, तो क्या हैट के ऊपर ये डेटा वेरिएस करेगा? भाई टोपी पहनी है तो मैं ज्यादा भागूंगा, टोपी नहीं पहनी तो मैं कम भागूंगा। नहीं, भले तब भी दिन का टाइम हो रात का टाइम हो, ठीक है, नहीं हम आइसोलेटेड एरिया की बात कर रहे हैं, ना धूप है ना हवा है ना कुछ है, आइसोलेटेड एरिया है। तो एरिया तो कर रहे हैं ना, हो रहा ना 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे हैट के ऊपर कोई कुछ भी नहीं आ रहा कि भाई हैट पहनी होगी तो ज्यादा भाग लेगा, नहीं, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, हाँ मेडिकेशन अगर कुछ खा रहा है तो ठीक है, उस पर हम वेरी कर सकते हैं, लेकिन हैट के ऊपर नहीं कर रहा। तो ये जो आपका हैट है, हैट और आपके किलोमीटर जो भाग रहा है, दोनों के दरमियान कोई वेरिएंस नहीं है, तो यहाँ पर को वेरिएंस क्या आएगा, सिंपल। अगर फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल और आपके किलोमीटर का हम निकालते हैं कोवेरिएंस, तो मेल विथ किलोमीटर, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ग्रेटर देन 1। फीमेल विथ किलोमीटर, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आपके पास आएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर बेसिकली फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अब आते हैं कोरिलेशन के ऊपर। Correlation is the standardized version of covariance. It removes the unit and gives a value between -1 and +1. सिर्फ वहां पर हम यूनिट के ऊपर बेस कर रहे थे कि भाई किस यूनिट में आप डेटा आपके पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास भाई हाइट है, अब अच्छा कोवेरियंस में एक चीज का बड़ा मसला होता है, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर हाइट और वेट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक डेटा था वेट इन केजी, ठीक है, किलोग्राम, दूसरा डेटा था वेट इन ग्राम, तो कोवेरियंस यहाँ पे वेरी करेगा दोनों में। क्यों? क्योंकि ये यूनिट के ऊपर काम करता है। अगर एक चीज किलोग्राम के अंदर है वो ग्राम के साथ जब आप उसको कंपेयर करोगे तो वेरिएंस यहाँ पर बेसिकली डिफरेंट आएगा। लेकिन जब आप कोरिलेशन की बात करते हो तो ये यूनिट्स को रिमूव कर देता है, भले किलोग्राम में हो भले फिर हो ग्राम में हो, ये सिर्फ ये बताता है दोनों रिलेटेड हैं कि नहीं, कौन से रिलेटेड है, किस तरीके से रिलेटेड है, ये दिखा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर यूनिट मैटर करता, आपने मैच करवाना है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि भाई वेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, सही है, आपके पास एक डेटा था जिसके अंदर किलोग्राम के ऊपर है, दूसरा डेटा था आपके पास जो ग्राम के ऊपर है। अब ग्राम वाला जब आप किलोग्राम में देखोगे तो बोलेगा जैसे जैसे ग्राम बढ़ा तो किलोग्राम कम हो रहा है, फर्क है। तो यहाँ पर यूनिट बड़ा मसला कर रहे हैं।
लेकिन जब आप आ जाते हो कोरिलेशन में तो ये यूनिट नहीं चेक करता, ये बस ये देखता है कि दोनों के दरमियान कोई रिलेशन है कि नहीं। दैट्स इट। अब ये काम कहाँ आता है? वैल्यू सेम किसमें? रिलेशन में नहीं, फर्क थोड़ा सा है। जब आप यूनिट, बहुत फर्क होता है जब यूनिट के अंदर, कभी कभार तो उस वक्त नंबर पर चेंज आ जाता है, वरना है दोनों का काम एक ही। निकाल के चेक करो, सेम भी आ सकता है, लेकिन जब सेम आएगा ना तो उसमें 1 और 0 नहीं आएगा, उसमें जो एक्चुअल वैल्यू होगी ना वो दिखा रहा होगा आपको वेरिएंस के। जब आप वो रिलेशन में आओगे वो -1 और 1 के दरमियान, ठीक है। अच्छा, ये चीज काम कहाँ आती है थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे एंटिसिपेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कोवेरिएंस तो 0 से बड़ा है, दैट मींस x इज इंक्रीजिंग तो y इज टेंड टू इंक्रीज पॉजिटिव रिलेशन। अगर वही सेम तो यहाँ पर आपको रिलेशन नजर आ रहा है। फर्क सिर्फ हमारे पास आता है किसमें? फॉर्मूला के अंदर। यहाँ पर आप सॉरी कोरिलेशन का देखो, कोवेरिएंस और उल्टा कर दिया क्या मैंने? हाँ मैंने उल्टा कर दिया ना। बस सिर्फ इतना याद रखिएगा, कोरिलेशन इज बेसिकली यूनिट फ्री एंड इजी टू इंटरप्रेट, दैट्स इट। अब ये काम कहां पर आता है? whenever you perform heat map, remember heat map क्या होता है? heat map is basically हाँ क्या होता है सर? हीट मैप क्या होती है? कौन सा कॉलम किस पे कितना डिपेंडेंट है वो बताना। एग्जैक्टली वो क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, तुम वो कलर बोलो कि जितना डेप्थ जा रहा होगा और उसका कलर बढ़ रहा होगा, फिर हीट मैप होता कैसा है? नहीं, बॉक्सेस बने हुए होते हैं। ये पता है क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं जिसमें हम डेप्थ फाइंड करते हैं, ठीक है, वो अपना 3 डायमेंशनल पे उसकी बात कर रहे थे। हाँ अरे वो तो ठीक है, पर वो दैट इज नॉट द हीट मैप। हीट मैप बेसिकली आइडेंटिफाई करता है कोरिलेशन बिटवीन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स के दरमियान का कोरिलेशन फाइंड आउट करता है, ठीक है। अब ये कोरिलेशन कैसे? फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक डेटा था जिसकी हम बात कर रहे थे, ये डेटा 2 वेरिएबल्स थे ना, ये वेरिएबल, ठीक है। इसका अगर हमें कोरिलेशन निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा? कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्या डॉट कोर किसका है? ये फंक्शन पांडास का फंक्शन है, कोरिलेशन फंक्शन, ठीक है। और कोवेरिएंस भी हमारे पास पांडास से मिल जाता है, दोनों फंक्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब कोरिलेशन फंक्शन किस तरीके से निकाला जाता है? अब उससे पहले हमें पहले इस डेटा को डेटा फ्रेम में आपके पास ऑलरेडी कन्वर्टेड है। अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ, क्या नाम था मेरे डेटा का? df डॉट कोरिलेशन, तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। Here you can see some correlations. Do you see the relation here? क्या आपको नजर आ रहा है? What is the relation? पूछते तो दो, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। यहां पर आपको फर्क क्या नजर आ रहा है? डायगोनल्स में नहीं आ रहा है, 4 वैल्यूज आ रही हैं, चारों की चारों रिलेटेड टू 1 है, ग्रेटर देन 0 नजर आ रही है चारों की चारों वैल्यूज। दैट मींस दैट आवर इज बेसिकली रिलेटेड टू मास एंड आवर मास इज आल्सो रिलेटेड टू आवर्स। ये जो डायगोनल 1 की बात कर रहे हो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि रिलेशन वाला जो आपने फंक्शन अप्लाई किया सही डेटा पे अप्लाई किया है, इसका कोई रिलेशन नहीं है। आवर इज ऑलवेज रिलेटेड टू आवर्स, तो 1 ही आएगा।
डायगोनल अगर 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप किसी एक फॉर एग्जांपल बात करते हो वेरिएबल की, अगर एक वेरिएबल अपने आप से ही रिलेशन बना रहा होगा वो तो ऑलवेज 1 है, वो तो सेम ही सेम है। हाँ एग्जैक्टली, वो ठीक है, वो सही है आपकी बात, वो आगे देखेंगे जब हम इस पे परफॉर्म करेंगे, जब मशीन लर्निंग, तब इनको समझा दो, अभी इनको नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। बेसिकली कहना ही चाह रहे हैं कि हमारे पास कभी कभार रिलेशन बहुत छोटा भी आता है, ठीक है, उस रिलेशन को हम बेसिकली निगलेक्ट कर देते हैं, निकाल देते हैं, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए होता, ठीक। पर वो तब आता है जब आपके पास आउटलायर्स बहुत ज्यादा है आपके डेटा के अंदर, तब आता है। फिलहाल उसको छोड़ दो, अभी सिर्फ इसकी बात देखो, यहां पर आपको रिलेशन क्या नजर आ रहा है, पहले तो मुझे ये समझा दो। ये तो हो गया को रिलेशन, एक दफा को वेरियंस भी आपको दिखा देता हूं। नाउ दिस इज द कोवेरिएंस, ठीक है। मैं आपको इसके अंदर एक चीज दिखा देता हूं, पहले तो हम इसको ये जो अपना था, अच्छा खैर यहां पर आप देख रहे हो आपके पास थोड़ा सा चेंजेस नजर आ रही है। व्हाट इज द चेंज हियर? मैंने कहा था ना आपको कि कोवेरिएंस और कोरिलेशन में फर्क क्या है। कोवेरिएंस यूनिट लेता है, ठीक है, डेटा इटसेल्फ, वैल्यू इटसेल्फ उसको उठाता है, उसको चेक कर रहा होता है कोवेरिएंस के अंदर। अगर आप कोवेरिएंस का फॉर्मूला देखो तो यहां पर देखो क्या बता रहा है, एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एल। एक्स आई क्या है आपका? एलिमेंट 1। एक्स बार क्या है आपका? सैंपल मीन, ठीक है। वाई आई क्या है? दूसरे वेरिएबल का एलिमेंट 1 माइनस वाई बार क्या है? उसका मीन। अब यहां पर वैल्यू इटसेल्फ के ऊपर सारा काम किया जा रहा है, लेकिन जब आप आ जाते हो कोरिलेशन में फॉर्मूला के अंदर, तो ये क्या कर रहा है, उसी कोवेरिएंस को डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो उसको माइनस कर देगा, डिवाइड करके निकाल देगा। तो वो जो वेरिएंस थी ना आपकी वो खत्म हो गई, अब वो 0 और 1 के दरमियान आ जाएगा, -1 से लेकर 1 के दरमियान, ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला बता रहा है। लेकिन अगर हम वैसे चेक करते हैं हमारे डेटा के अंदर, मैं इन दोनों को प्रिंट कर देता हूं ताकि हमें समझ में आ जाए दोनों की दोनों। कोरिलेशन और कोवेरिएंस एक बात याद रखें, दोनों सेम, ठीक है। काम उनका क्या है, दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन फाइंड कर, दैट्स इट। रिलेशन फाइंड करना है, कोई सा भी रिलेशन, कैसा भी रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एग्जाम्पल है, मैं कहता हूं कि भाई आप एक स्कूल में चले जाओ और बोलो कि भाई जो लोग जितना घंटा पढ़ रहे हैं उनके मार्क्स को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई एक बंदा 2 घंटे पढ़ाई करता है, दूसरा बंदा 3 घंटे पढ़ाई करता है, तीसरा बंदा 4 घंटे पढ़ाई करता है, पांचवा बंदा 6 घंटे पढ़ाई करता है, ठीक है। जो 2 घंटे पढ़ाई करता है फॉर एग्जाम्पल उसके मार्क्स आ रहे हैं 50, ठीक है। जो 3 घंटे पढ़ाई करता है उसके मार्क्स आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल 60। जो 4 घंटे पढ़ाई करता है उसके मार्क्स आ रहे हैं 70। जो 6 घंटे पढ़ाई करता है उसके मार्क्स आ रहे हैं 80, ठीक है, या 80 प्लस कर दो, ठीक है, ये मार्क्स। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या ये x रिलेट करता है y के साथ, या ये y रिलेट करता है x के साथ कि नहीं करता, ये चेक कर। ये चेक कैसे करोगे आप, कोवेरिएंस निकालोगे इन दोनों का। कोवेरिएंस कैसे निकलता है, फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाने का बोलोगे तो अप्लाई करके दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है।
और इसमें फॉर्मूला में इतना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाऊं। फॉर्मूला क्या कह रहा है, सम ऑफ एक्स आई, मैं यहां लिख देता हूं। फॉर्मूला क्या है आपका कोवेरिएंस का, फाइनल नहीं बोलेंगे, मैं बता देता हूं फाइनल कैसे है। यहाँ पे दो वेरिएबल के दरमियान कर रहे हैं, हाँ y और x के दरमियान, x और y के दरमियान। अब फॉर एग्जांपल आपने कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y निकाल लिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल xi माइनस x मीन, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय yi माइनस y मीन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बोल सकते हो या फिर सैंपल साइज बोल सकते हो, ठीक है, दिस इज द सैंपल साइज। अब यहाँ पर आपके पास कितना सैंपल साइज है, 1 2 3 4। बेसिकली आपका जो फॉर्मूला बनेगा इसका हम निकालते हैं। यहाँ पे पहले तो निकालो इसका x का मीन निकालो, 2 + 3 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय 4, क्या बन रहा है 5 4 9 15 डिवाइड बाय 4 3.75, ठीक है 3.7 बन रहा है, ठीक है, हम 4 ले लेते हैं या 3.7 या 4 ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे अज्यूम कर रहे हैं 4 ले लिया हमने। अब आपके पास x का क्या है, x बार पहले निकाल लो, x बार क्या है आपका 4। अब आ जाते हैं y बार निकालो इसका, 50 + 60 + 70 + 80 डिवाइडेड बाय 4, 60 कर देते हैं, 65 या 60.5, पूरा 65 कैलकुलेटर में आ रहा है यार, क्या करें। चलो ठीक है, ये आपके पास वैल्यू निकल गई, अजम्पशन कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं। अब हमने आ गए किसके पास कि भाई x, अब आपका फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम। x की पहली वैल्यू क्या है 2 माइनस x बार क्या है 4। फिर आ जाते हैं y की पहली वैल्यू क्या है 50 है, 56 नहीं, ये 56 लिखा है आपने, या आपने 50 काउंट किया 56 काउंट किया, 50 माइनस 65, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने 4। इस तरीके से प्लस करते जाओ दूसरे के लिए, फिर प्लस करते जाओ तीसरे के लिए, निकाल के देखो क्या वैल्यू आ रही है आपके पास। बोलोगे तो यहीं पर ही कर देता हूँ सारे के सारे, यार कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे बताओ। 3 माइनस 4, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 65, ठीक है, डिवाइड बाय 4। ये क्या है आपका 4 माइनस 4, और ये हो जाएगा 70 माइनस 65 डिवाइड बाय इसको, हाँ इसको जीरो करते हैं, हाँ वैसे ही जीरो कर लो तो बात एक ही है, ये जीरो ही आ जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी लिख देते ताकि समझ में आ जाए। तो फिर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये टेढ़ा क्यों जा रहा है यार, ये समझ नहीं आ रहा। 5 माइनस 4 हो गया, और ये हो गया आपका 80 माइनस 65, और ये हो गया आपका 4, ठीक है। अब इसकी निकाल लो क्या निकल रही है, पहला वाला क्या आ रहा है, फर्स्ट वाला 7.5 माइनस में, माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्या हो गया, अच्छा इसका बताओ 3.75, ठीक है,
ये तो 0 हो गया, ये 4.25। लास्ट वाले का 4.25 निकालो, उसका क्या निकल रहा है? 8 और सर ये हो गया 15.5। 15.5। दिस इज दी बेसिकली योर क्या ही है, कोवेरियंस, ठीक है, जो बेसिकली वेरी कर रही है ऑन दी यूनिट इटसेल्फ, यूनिट के ऊपर भी वेरी करती है, द यूनिट काउंट होता है। अब यही सेम चीज अगर आप कोरिलेशन निकालते हो उसका, तो कोरिलेशन का फार्मूला आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, कोवेरियंस डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y, ठीक है। अब स्टैंडर्ड डिवीजन x और y की आप निकालोगे, उसको छोड़ोगे, टाइम लगेगा। कहने का मतलब यही सेम कोवेरियंस आपका कोरिलेशन में जब आएगा तो ये फिर आपका -1 और 1 के दरमियान की वैल्यू आएगी, सिंपल, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने इसका जो डिफरेंस फ्रॉम मीन टू द डेटा पॉइंट, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस था, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। मीन और बेसिकली डेटा पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस है, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कह रहे हैं। ये आपने माइनस कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, निकाल दिया उसको, तो आपके पास पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। अब ये बता क्या रहा है, सवाल है बता क्या रहा है? ये तो सारा हमने निकाल लिया सर, बता क्या रहा है, क्यों निकाल रहे हैं? हम सिर्फ ये चेक करना चाह रहे हैं कि वेदर आवर वेरिएबल्स आर बेसिकली रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट, आपस में रिलेशन बनाते हैं या नहीं बनाते, ये हमें चेक करना। सवाल आ सकता है सर क्यों चेक करना? ये इसलिए चेक किया जाता है ताकि हम जो हमारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जो बेसिकली हमारी प्रिडिक्शन के लिए किसी काम के नहीं है, उसको हम निकाल दें। फॉर एग्जाम्पल, जिसको आप कहते हो फीचर इंजीनियरिंग भी कहते हो, या फिर आप बेसिकली क्या करते हो, उन फीचर्स को एक्सक्लूड करना चाहते हो जो बेसिकली आपकी प्रिडिक्शन में किसी काम के नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैंसर से रिलेटेड की बात करें, डेटा आपके पास, उसके अंदर अलग अलग आपके पास फीचर्स है, ठीक है। अब उस फीचर्स में आपके पास ब्लड प्रेशर भी हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ब्लड ऑक्सीजन भी आ रहा है, आपके पास हार्ट बीट भी आ रहा है, और उसके अंदर आपके पास हेडेक भी आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा एक और फीचर ऐड कर दो जो इनसे कोई रिलेट ना करता हो, जैसे कि दांत में दर्द है, नहीं एज तो मैटर करती है, हाँ, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कैंसर आपको 40 के प्लस ही मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एज मैटर करती है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो कि भाई दांत में दर्द हो रहा है, या चलो ये भी छोड़ दो, कोई दूसरा बता, आई साइट कम हो रही है, आई साइट इसकी इतनी है, तो क्या आई साइट आपके उस डेटा के अंदर होना जरूरी है कैंसर को आइडेंटिफाई करना? नहीं। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि भाई ऑक्सीजन लेवल कितना है उसका, आपका ब्लड ऑक्सीजन कितनी है, उसको क्या कहते हैं, हार्ट बीट कितनी है, ये सारी चीजें हमने देखी। आपने देखा उसको कैंसर हो रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है, कैंसर हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कैंसर हो रहा है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ये सारी चीजें मैटर कर रही है एक दूसरे के साथ, लेकिन आईसाइट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप उसको निगलेक्ट करोगे। अब ये निगलेक्ट तब करोगे जब आप इसको मेजर करोगे कि हाँ कोई रिलेशन नहीं आ रहा। ऐसे तो हम नहीं कह सकते कि भाई रिलेशन नहीं है, वो रिलेशन हम कैसे देखेंगे, यूजिंग कोवेरियंस एंड कोरिलेशन। अब इसको पुट करना है, मतलब इसमें प्लॉट के अंदर, तो हमारे पास एक प्लॉट है, कौन सा प्लॉट है, कौन सा प्लॉट है, हीट मैप, SNS डॉट हीट मैप, ठीक है। हीट मैप के पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके अंदर आपके पास डेटा, ये क्या है, Vmin और Vmax, वर्टिकल रेंजेस, उसके अलावा अभी रेंजेस हैं आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम की, एक्सटिक लेबल्स आप इसके अंदर दे सकते हो, बार्स दे सकते हो, लाइन कलर दे सकते हो आप इसके अंदर, FMT आप इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हो। ये क्या है अभी बताता हूँ आपको। बेसिकली आपके पास काफी सारे, पहले तो हम इसको डायरेक्टली डेटा प्रोवाइड करते हैं। डेटा क्या हमारा DF, अंदर भी देखते हैं। नाउ समथिंग हैपेंस, क्या हुआ ये,
समझ आया क्या? यहाँ पर सुनने के नेट है ना, वहाँ पर ज़्यादा मतलब उसकी वो है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जैसे जो ये कलर हल्का होता जा रहा है वो डिपेंडेंसी कम होती है। एग्जैक्टली अब ये क्या है, कंप्लीट ब्लैक जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, इसका मतलब आवर अपने ऊपर, आवर इटसेल्फ, आवर्स के ऊपर डिपेंडेंट कंप्लीटली है, लेकिन जो मार्क्स है वो वेरी कर रहे हैं। अब यहाँ आप देखोगे तो मार्क्स बेसिकली वेरी कर रहे हैं कि जैसे जैसे इसके आवर्स चेंज होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 5 घंटे पड़ा, मार्क्स आपका नहीं पढ़ा, नहीं इसने क्या यूज किया था, हाँ ओवरऑल यूज नहीं किया। तो कहने का मतलब हुआ क्या कि ये रिलेशन बता रहा है, लेकिन अभी भी हमें ये चाहिए, ये कैसे लेकर आओ, कौन सा किसमें डालूं, अभी बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर को रिलेशन, वेरिएबल में डालने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कोवेरिएंस दे दिया, कोरिलेशन दे दिया। अब आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर दोनों कलर सेम नजर आ रहे हैं आपको, ये क्यों? क्योंकि आवर्स और मार्क्स आपस में कोरिलेटेड हैं, लेकिन स्टिल वैल्यूज नहीं आ रही, वैल्यूज आपके पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, नोटेशन ऑन करते हैं, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ए नोटेशन, ठीक है। अगर मैं ए नोटेशन इसको ट्रू कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, तो आपके पास वैल्यू भी दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये बता रहा है रिलेशन बिटवीन, अब ये आवर्स और आवर्स के दरमियान का रिलेशन ऑलवेज 1, मार्क्स और मार्क्स के दरमियान का रिलेशन ऑलवेज 1, बट हमने जो चेक करना था आवर और मार्क्स और आवर्स का रिलेशन, तो वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये था 2 वेरिएबल्स के ऊपर, 3, 4, 5 जितने भी वेरिएबल्स हैं आप इजीली इसको मेजर कर सकते हो इसके अंदर। अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर डेटा और भी ऐड करना है, जैसे कि मेल फीमेल का बना लेते हैं, तो फिर उस हिसाब से रिलेट करेगा, ठीक है। तो आप ये सवाल ये देख लो आप लोग, इसको हीट मैप कैसे बना है, जो आपके नेक्स्ट वीक का टास्क होगा उसके अंदर बाकायदा हम रिग्रेशन लाइन भी आप प्लॉट करोगे, आप हीट मैप भी बनाओगे, सिंगल वेरिएबल नहीं, डबल वेरिएबल नहीं, कम से कम भी 8-10 वेरिएबल मैंने देने हैं उसके अंदर, उसके हिसाब से आपने निकालना है। और फिर इस हीट मैप के नीचे या फिर आप इस हीट मैप के ऊपर एक टेक्स्ट फॉर्म के अंदर ये बता एक्सप्लेन करना है आपने कि ये हीट मैप बेसिकली बता क्या है, ठीक है। और ये देखना है उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो बेसिकली रिलेट नहीं कर रहे होंगे किसी के साथ भी, तो वो नेगेटिव में आएगा। तो आपने ये बताना है कि कौन सा वेरिएबल किसके साथ रिलेट कर ही नहीं ना, या फिर किसके साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है, किसके साथ पॉजिटिव रिलेशन बना रहा है, ये सारी चीजें आपने बतानी है, ठीक है। स्टिल कोई क्वेश्चन है तो